पहले बात मुल्क में जारी इस वक्त IBOs इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की। हम जानते हैं अफगानिस्तान की दरअंदाजी के बाद पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उनके दारुल हुकूमत काबुल टू कंदहार लरज उठे। उस जवाब के बाद सीज फायर की दरख्वास्त, 48 घंटों का सीज फायर, अहम तरीन मुलाकातें आज भी हम देखते हैं। काबीना का इजलास, वजीर आजम के ज़ेर सदारत सदर की मुलाकातें और साथ ही साथ KPK और बलूचिस्तान में इस वक्त इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का सिलसिला जारी है, जहां दहशतगर्दों को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक मोदी हुकूमत है भारत में, जब तक हिंदुत्व की एक्सट्रीमिस्ट RSS आइडियोलॉजी इस वक्त जिंदा है भारत में मोदी की वजह से, उस वक्त तक अफगानिस्तान को वो इस्तेमाल करने की कोशिश करता रहेगा पाकिस्तान के खिलाफ। और हम ये देखते आ रहे हैं काफ़ी वक्त से कि पाकिस्तान ने काफ़ी सब्र का मुजाहरा किया, जवाब नहीं दिया, बर्दाश्त दिखाई मुसलमान पड़ोसी मुल्क होने के नाते, लेकिन सब्र का फल हमें नहीं मिला और लग ये रहा है कि अब जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए इस वक्त मुल्क में जो इस वक्त इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जारी हैं बहुत ज़रूरी हैं, ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल किया जा सके। और जो इस वक्त फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल खवारिज मुल्क के अंदर दाखिल हो चुके हैं, उनका सफाया किया जा सके, उनको जहन्नुम वासिल किया जा सके, जो बहुत ज़रूरी है। ऐसे में एक सवाल जो हर कोई उठाता है कि व्हाट इज़ द सोल्यूशन, कैसे निकलें। बहुत सारे लोग कहते हैं डिप्लोमेसी, टेबल टॉक, बात करनी चाहिए, राब्ते मजबूत करने चाहिए, फॉरेन रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए। और ऐसे में एक ऑप्शन आज आता है जेल, अडियाला जेल से। अडियाला जेल के कैदी नंबर 804 कहते हैं कि मुझे पेरोल पे रिहा कर दो और मैं ये अमन ला सकता हूं दोनों मुल्कों के दरमियान। हमें याद है कि मुल्क के वसी तर मफाद की खातिर नजरिया ज़रूरत को इस्तेमाल करते हुए कई मरतबा पहले भी ऐसे काम तारीख में किए जा चुके हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे, लेकिन इसलिए हुए कि मुल्क को कौम की खातिर। एंड टेररिज्म एक ऐसा नासूर है, दहशतगर्दी एक ऐसा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का जो आज से नहीं है, पिछले 25 सालों से है। मुशर्रफ दौर में हमने वॉर ऑन टेरर में दाखिल होते हुए खुद कुछ धमाके देखे, तो यकीनन अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वो अमन ला सकते हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे रिहा कर दो, मैं मुल्क छोड़ कर चला जाऊं। मैं वो कहते हैं मैं बाहर आऊँगा और मैं नेगोशिएशंस करूँगा और मैं अमन कायम करूँगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। इस ऑप्शन में प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम तो खैर PTI के लिए कम नहीं हो रही है। सुहेल आफरीदी, उनको आज अपनी ज़मानत देनी पड़ी, हिफाजती ज़मानत, और उनको हिफाजती ज़मानत इसलिए लेनी पड़ी कि वो अडियाला जेल जाना चाहते हैं, इमरान खान से मिलना चाहते हैं, वहाँ उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कहा ऐसा जा रहा है। लेकिन 18 नवंबर तक की उनको ज़मानत मिल गई है, लेकिन मुलाकात अभी तक नहीं हुई है। लेट्स सी मुलाकात कब होती है, कब नहीं होती है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, रोकने का फ़ायदा क्या है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं, बताया जा रहा है कि सदर जरदारी की जो अहम मुलाकातें हुई हैं फील्ड मार्शल साहब के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, उसके अंदर बहुत सारे इशूज़ डिस्कस हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ऑफकोर्स नेशनल सिक्योरिटी के मामला पर उनको ब्रीफिंग दी गई है। बताया गया है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से काबुल टू कंदहार अफगानिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, और मुल्क के अंदरूनी तौर पर भी इंटरनल फ्रंट पर जो हम जंग लड़ रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, उसमें पाकिस्तान ने क्या कामयाबियां समेटी हैं। क्योंकि हम जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम जो इंटरनल राइवलरीज हैं, पॉलिटिकल इशूज़ हैं, स्पेशली पीपल्स पार्टी PMLN के दरमियान, बताया गया है, ज़रा कंफर्म कर रहे हैं कि उनके ऊपर भी गुफ्तगू हुई है और यकीन दहानी कराई गई है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कि अब जो सिलसिला चल रहा था दोनों पार्टी के दरमियान वो थम जाएगा, रुक जाएगा। आखिर में बात करेंगे प्रोग्राम में मईशत की, IMF के बारे में। साथ साथ में जानते हैं कि आज पाकिस्तान के लीडिंग मीडिया आउटलेट्स पे खबर लगी हुई है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने सऊदी मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी है PIA की प्रोग्रेस रिपोर्ट के हवाले से। PIA, मैं कहता हूं कि अगर जिस दिन PIA का मसला हल हो जाएगा उस दिन पाकिस्तान के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। PIA का हाल पाकिस्तान की मईशत जैसा ही है, कर्जों में डूबी हुई है, कर्जे हमने ट्रांसफ़र कर दिए हैं, एक एक करके आगे कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसकी प्राइवेटाइजेशन 2 बार फेल हो चुकी है, जिसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स लग चुके हैं। दोबारा हम कोशिश कर रहे हैं, अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा अपने प्रोग्राम में। कमाल पैनल मेरे साथ मौजूद होगा। एनालिस्ट का ज़मीर हैदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ज़मीर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। नईम कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। ज़मीर हैदर साहब, अब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। सर, ये जो जुमला है मुल्क के वसी तर मफाद में, पब्लिक इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, इन जुमलों के बहाने हमने बहुत काम माजी में होते हुए देखे हैं। आज अगर इमरान खान ये कहता है कि मुझे पेरोल पे रिहा कर दो और मैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अमन कायम कर सकता हूँ, वो ये नहीं कह रहा है कि मुझे आज़ाद कर दो, पेरोल पे रिहा करो, दोबारा कैद कर सकते हैं। तो क्या वजह है कि फिर अज़मा बुखारी साहिबा कहती है कि इमरान खान साहब पागल हो गए हैं? देखिए, ये तो मुझे नहीं मालूम अज़मा बुखारी साहिबा क्यों कह रही हैं पागल हो गए हैं, लेकिन बात यह है कि एक सूबा है आपका खैबर पख्तूनख्वा, उसमें
ان کی حکومت ہے, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, جس کے وہ بانی چیئرمین ہیں اور وہ اڈیالہ جیل میں ہیں. اور ان کا ایک نظریہ ہے کہ جناب یہ جو ہو رہا ہے اس وقت, آپریشنز ہو رہے ہیں, یہ نہیں ہونے چاہیے. معاملات جو ہیں بات چیت کے ذریعے حل ہونے چاہیے. اور پھر پچھلے ایک پیر سے جو معاملات شروع ہوئے ہیں افغانستان کی طرف سے, اور پھر جو معاملات کشیدگی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں, 2 دفعہ سیز فائر جنگ بندی ہو چکی ہوئی ہے, ابھی بھی 48 گھنٹے کے لیے ہوئی ہوئی ہے. اس میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس کے بعد آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا. تو ان 2 ایشوز پہ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ایک تو یہ کہ وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں معاملات حل کرنے کے لیے, اور وہ اگر ان کو بیل پہ رہا کر دیا جائے تو وہ یہ معاملات کو لے کر چل رہا. کیا ہے کہ جی اب وہ افغانستان کے ساتھ معاملات طے کر سکتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ افغانستان کے ساتھ معاملات کبھی کسی سیاسی جماعت نے کبھی پہلے طے کیے ہیں جو یہ اب کر لیں گے. دوسرا, دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت کی جائے گی, پہلے بھی کر کے دیکھی گئی, لیکن 12 مرتبہ کر کے دیکھی گئی. 2007 میں کی گئی, 2004 میں کی گئی, اور پھر مطلب ایک سیریز ہے جو آپ نے ایمنیسٹی بھی کو آپ نے ایک باقاعدہ سیریز ہے کہ جہاں پہ آپ نے دہشت گرد گروپوں کے ساتھ بات چیت کی, آپ نے علماء کو انگیج کیا, آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو انگیج کیا, آپ نے ان کو افغانستان بھی بھیجا. تو بہت سارے معاملات میں, لیکن اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلا کہ بات چیت نہیں چلتی. اب کچھ لوگوں کو تلا ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ یہ وہ ہارڈ ٹرینڈ لوگ بن چکے ہوئے ہیں جن کو صرف اور صرف اب گولیاں چلانی آتی ہیں, اور وہ ایک نظریے کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. اب وہ اس پہ آپ ان کو کنونس کرو کہ بھئی اس پالیسی پہ کام کرتے ہیں کہ بھئی جیو اور جینے دو, ہر ایک کا جو بھی ایمان ہے اس کا وہ جواب دہ خود ہے. آپ جو ہے اپنے قومی دھارے میں آئیں, اپنا روزگار کمائیں اور اس کے بعد چلیں. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ ایسا کیوں کریں گے کہ جبکہ ان کو پروکسیز بنایا ہوا ہے, بہت سارے ایسے دشمنوں نے پاکستان کے جو ان کو پیسہ بھی دے رہے ہیں, جو ان کو ساری آسائشیں بھی دے رہے ہیں, اور ان کو کہا ہوا ہے کہ بھئی جو تم کر رہے ہو یہ سب سے بیسٹ ہے, اس میں تمہاری فلاح بھی ہے, اس میں تمہاری آخرت بھی ہے, اور اس میں تمہارا مطلب اللہ میاں روزگار بھی چلا رہا ہے, تمہارے بچوں کو بھی روزگار مل رہا ہے, کھانا پینا بھی مل رہا ہے, اور تم جو کر رہے ہو بس اللہ کی راہ میں جان دو اور جا کے ان کافروں دشمنوں کو مارو جو بھی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا نیا کر لیں گے عمران خان صاحب پہ رول پر رہا ہو کر, کیا مذاکرات کر لیں گے, بات چیت کر لیں گے. افغانستان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ کی اس وقت ایک پالیسی ہے, اور آپ یہ نہ بھولیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان, اس کے پیچھے پچھلے 2-3 مہینے کی آپ ٹرمپ کی ٹویٹس اٹھا کے دیکھیں کہ ان کو باگرام بیس ہر حال میں چاہیے, ایک چیز. اور پھر متقی کا دہلی میں ہونا, اور دہلی کے ہوتے ہوئے وہاں سے افغانستان سے آپ کے پاکستان کی سرحدوں پر حملہ ہونا. تو آپ یہ چیزوں کو ذرا 2+2 کریں گے تو اٹ ڈزنٹ ریکوائر راکٹ سائنس ٹو انڈرسٹینڈ کہ بھائی یہ اس وقت گیم پلان کچھ اور ہے.